प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के संदर्भ में। देखिए, इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण के संदर्भ में बात करें तो देखिए, नेपोलियन ने लोम्बार्डी परमा नेपोलियन ने लोम्बार्डी परमा मोडेना वेनेशिया पोप का राज्य मिलाकर सिसलपाइन गणराज्य की स्थापना करी थी। यह निर्माण किया। नेपोलियन को इटली के राष्ट्रवाद का जन्मदाता व यूरोप के राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है। 1815 का वियना सम्मेलन हुआ। तुर्की को छोड़कर सभी ने इसके अंदर भाग लिया। सभी देशों ने इसके अंदर भाग लिया। जिसका जो अध्यक्ष था, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष, ये ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री मेटरनिख था। ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री मेटरनिख था, जिसने इटली को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र कहा। इसने इटली को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र कहा। अभिव्यक्ति मात्र कहा। कांग्रेस, वियना कांग्रेस के अंदर इटली को 8 भागों में बांट दिया। वियना कांग्रेस ने इटली को कितने भागों में बांट दिया? 8 भागों में बांट दिया। कौन कौन सा है? लोम्बार्डी, वेनेशिया, नेपल्स, सिसिली, प्रशा, टस्कनी, मोडेना और सार्डिनिया, पिडमांट। वियना कांग्रेस ने इटली को कितने भागों में बांट दिया साहब? 8 भागों में बांट दिया। 8 भागों के अंदर बांट दिया। देखिए, सार्डिनिया पिडमांट है, इसके अंदर सेवाय वंश का शासन था। कौन से वंश का? सेवाय वंश का शासन था। लोम्बार्डी, वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। इस पर किसका प्रभाव था? ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। और यहाँ पर हैब्सबर्ग वंश था। हैब्सबर्ग वंश था। नेक्स्ट है मध्य के अंदर पोप का अधिकार था। मध्य में पोप का अधिकार था। परमा में नेपोलियन, परमा है, यहाँ पर है परमा में, मध्य में पोप का स्वतंत्र राज्य था। परमा
परमा के अंदर नेपोलियन की विधवा लुइसा शासन कर रही थी। दक्षिणी इटली में नेपल्स व सिसिली पर बुर्बो वंश का अधिकार था और फर्डिनेंड शासन कर रहा था। सार्डिनिया पिडमांट पर इस समय केवल सार्डिनिया पर इटालियन वंश था, यानी जो सेवाय वंश है ये इटालियन वंश है, और बाकी सभी बाहर के। इटली के राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं दोबारा। देखिए, इटली के एकीकरण की बात करते हैं। नेपोलियन ने लोम्बार्डी, परमा, मेडोना, वेनेशिया, पोप के राज्य को सम्मिलित करके सिसलपाइन गणराज्य की स्थापना की। नेपोलियन को इटली के राष्ट्रवाद का जन्मदाता और यूरोप के राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है। 1815 के अंदर वियना कांग्रेस हुई। इसके अंदर तुर्की को छोड़ करके, वियना कांग्रेस सम्मेलन में तुर्की को छोड़ करके सभी देशों ने भाग लिया। और यहाँ पर ऑस्ट्रिया का जो प्रधानमंत्री था मेटरनिख, इसने इसकी अध्यक्षता करी थी, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। और इसने कहा कि इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है। वियना कांग्रेस ने इटली को 8 भागों में बांट दिया: लोम्बार्डी, वेनेशिया, नेपल्स, सिसिली, प्रशा, टस्कनी, मोडेना, सार्डिनिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। हैब्सबर्ग वंश यहाँ पर शासन कर रहा था। नेपल्स और सिसिली बुर्बो वंश का अधिकार था, फर्डिनेंड शासन कर रहा था। नेक्स्ट है सार्डिनिया, जो है सार्डिनिया पिडमांट पर सेवाय वंश का अधिकार था, और यही एकमात्र वंश था जो इटालियन वंश था, बाकी सभी क्या थे, विदेशी थे। मध्य इटली पर पोप का अधिकार था। परमा पर नेपोलियन की विधवा लुइसा का शासन था। तो ये प्रमुख बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। इटली के राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाले तत्व देखें। इटली का जो राष्ट्रवाद है, इसको प्रभावित करने वाले तत्व हैं, ये अपन देखेंगे। देखिए, इटली के राष्ट्रवाद में निम्न तत्वों का प्रभाव था। इटली के राष्ट्रवाद के बारे में अपन बात करें। देखिए क्या था, इस पर प्रभाव किसका था? फ्रांस की क्रांति का प्रभाव। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव था। नेपोलियन के कारण इटली में राष्ट्रीयता की भावना का विकास। इटली में राष्ट्रीयता की भावना का विकास। 1815 में वियना कांग्रेस की प्रतिक्रियावादी नीति। नेक्स्ट है कार्बोनरी संस्था 1810 के अंदर गिबर्टी द्वारा स्थापित की गई। यह एक क्रांतिकारी संस्था थी। इसका मुख्यालय नेपल्स था, इटली के अंदर। नेपल्स इटली में। इस कार्बोनरी
संस्था यानी कार्बोनरी शब्द का अर्थ है जलाने वाली लकड़ी का कोयला। मेजिनी इस संस्था का सदस्य था। मेजिनी इस संस्था का सदस्य था। इस संस्था ने 1820 में नेपल्स और 1821 में पिडमांट में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक ने सेना भेजकर दबा दिया। सेना भेजकर क्या कर दिया गया? इस आंदोलन को दबा दिया गया। अब देखिए यंग इटली संस्था है ये भी। यंग इटली 1821 के अंदर। यंग इटली संस्थापक है मेजिनी संस्थापक है फ्रांस के मार्सेल्ज नगर में गणतंत्रवादी संस्था की स्थापना हुई। मेजिनी जो था ये जिनेवा का था। जिनेवा का निवासी था। मेजिनी ने 1830 में यानी यंग इटली ने 1830 में परमा मोडेना पोप के राज्यों में हुए परमा मोडेना पोप राज्य में हुए विद्रोह में भाग लिया। इसे बंदी बनाकर सेवोना के दुर्ग में रखा गया। बाद में देश से निष्कासित कर दिया गया। यंग इटली का नारा था ईश्वर में विश्वास रखो, सभी भाइयों को संगठित करो, सभी को संगठित करो और इटली को विदेशियों से मुक्त करो। विदेशियों से मुक्ति, ये इनका नारा था इटली का, यंग इटली का। देखिए इटली के अंदर राष्ट्रवाद का प्रभाव अपन देखते हैं तो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थी इटली का राष्ट्रवाद। नेपोलियन के कारण इटली में राष्ट्रवाद की भावना। 1815 में वियना कांग्रेस की प्रतिक्रियावादी नीति, कार्बोनरी संस्था 1810 के अंदर जो है गिबर्टी के द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके द्वारा? गिबर्टी के द्वारा स्थापित है। ये क्रांतिकारी संस्था थी जिसका मुख्यालय कहां पर था? नेपल्स के अंदर था। कार्बोनरी का अर्थ होता है जलाने वाली लकड़ी का कोयला। मेजिनी इस संस्था का सदस्य था। 1820 में नेपल्स और 1821 में पिडमांट में स्वतंत्रता के लिए ऐसी संस्था ने क्या किए? विद्रोह किए। ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री मेटरनिक ने इस आंदोलन को या विद्रोह को सेना भेज करके दबा दिया। यंग इटली है 1821 में। संस्थापक कौन है? मेजिनी। और मेजिनी कहाँ का था? जिनेवा में। अभी
2018 फर्स्ट ग्रेड आरपीसी की इतिहास विषय से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया था। यंग इटली का जनक फ्रांस के मोर्सलेस नगर के अंदर स्थापना होती है यंग इटली की 1830 में। परमा मोडेना पोप के राज्य में विद्रोह में भाग लिया था किसने? मेजिनी ने। और मेजिनी को बंदी बना करके सेवोना दुर्ग के अंदर क्या कर दिया गया था? कैद कर दिया गया था। उसके बाद में देश निकाला, इसको दे दिया गया। यंग इटली का नारा था ईश्वर में विश्वास रखो, सभी भाइयों संगठित हो जाओ और विदेशियों को इटली से भगा दो या इटली से विदेशियों से मुक्ति दिलाओ। ये जो था इटली का नारा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो देखेंगे आप, मेजिनी ने कहा, मेजिनी ने कहा स्वतंत्रता का वृक्ष खून से सींचे जाते हैं। स्वतंत्रता का वृक्ष है यह खून से सींचा जाता है। ये किसका कथन है? मेजिनी का कथन है। मेजिनी का कहना था इसका, यदि क्रांति लानी है, यदि क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व युवाओं के हाथ में दे दो, युवाओं के हाथ में दे दो। ये भी कथन किसका है? मेजिनी का कथन है। मेजिनी ने संयुक्त इटली नामक समाचार पत्र मेजिनी का था, संयुक्त इटली नामक समाचार पत्र था इसका। मेजिनी ने एक पत्र और है मेजिनी का, इसका नाम है इटालिया डेल पोपोलो। इटालिया डेल पोपोलो नामक समाचार पत्र। इटली का शाब्दिक अर्थ है तुम जीवित रहो, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। मेजिनी को इटली के स्वतंत्रता संग्राम का मसीहा कहते हैं। मेजिनी को इटली के स्वतंत्रता संग्राम का जनक कहते हैं या मसीहा कहते हैं। मसीहा कहा जाता है। आगे देखिए, यंग इटली के कार्य। अब जो यंग इटली है इसके अपन कार्य देखते हैं। तो ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना, ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना। दूसरा काम है इटली को स्वतंत्रता करके उसका एकीकरण करना। इटली को क्या करना? स्वतंत्र करना और उसका एकीकरण करना। इटली में गणतंत्र की स्थापना करना, गणतंत्र की स्थापना करना। मेजिनी का योगदान इटली वासियों के हृदय में राष्ट्रवाद की ज्वाला। मेजिनी है, इसने इटली के हृदय में राष्ट्रवाद भर दिया। इटली मेजिनी का जो कथन था ये देखिए, क्रांति का विचार
शहीदों के रक्त से ही विकसित हो सकता है। ये किसका कथन है साहब? मेजिनी का कथन। अब एकीकरण के अंदर बाधाएं हैं। एकीकरण में बाधाएं देखिए, 18वीं सदी में स्पेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस की कूटनीतिज्ञ स्पर्धा के कारण इटली अनेक भागों के अंदर बटी। इटली राज्यों के विदेशी वंश थे, विदेशी वंश के शासक थे। हैब्सबर्ग यानी ऑस्ट्रिया में था और फ्रांस का बुर्बो वंश। ऑस्ट्रिया जो देश था, ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी जो बाधा थी वो ऑस्ट्रिया। आगे देखिए, पहले इसको समझे दोबारा। मेजिनी, यंग इटली की बात कर रहे हैं अपन। मेजिनी का कथन है, स्वतंत्रता के वृक्ष खून से सींचे जाते हैं। मेजिनी ने कहा, यदि क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व तो युवाओं के हाथों में दे दो। मेजिनी की समाचार पत्र संयुक्त इटली और दूसरा पत्र है इटालिया डेल पोपोलो। इटली का शाब्दिक अर्थ है तुम जीवित रहो। मेजिनी है ये इटली के स्वतंत्रता संग्राम का। मेजिनी इटली के स्वतंत्रता संग्राम का क्या माना जाता है? मसीहा माना जाता है। ये भी इटली के कार्य देखिए, ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना, इटली को स्वतंत्र कराना और इटली का एकीकरण करना, गणतंत्र की स्थापना करना इटली के अंदर। मेजिनी जो है इसने इटली वासियों के हृदय के अंदर क्या भर दिया? राष्ट्रवाद भर दिया। मेजिनी का कथन है, क्रांति का विचार शहीदों के रक्त से ही विकसित हो सकता है। अब देखिए एकीकरण के अंदर बाधाएं क्या क्या थी। 18वीं सदी के अंदर स्पेन, ऑस्ट्रिया और फ्रांस की कूटनीतिक स्पर्धा के कारण इटली को कई भागों में बांट दिया गया। वियना कांग्रेस के द्वारा 8 भागों में बांट दिया गया था ना। 2 नंबर पे देखिए, इटली राज्यों के विदेशी वंश थे। हैब्सबर्ग है ये ऑस्ट्रिया का था, फ्रांस का बुर्बो वंश था, जो इटली वासियों के लिए यह है कुछ सोचते नहीं थे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया एकीकरण के अंदर, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी जो बाधा जो थी वो कौन था? ऑस्ट्रिया देश था। आगे देखें, आगे अपन बात करें देखिए भी इटली का एकीकरण है ये अपना चल रहा है। इटली के एकीकरण के अंदर 3 प्रमुख विचारधारा। एकीकरण के अंदर प्रमुख विचारधारा, 3 प्रमुख विचारधारा। देखिए क्या क्या विचारधारा। मेजिनी इटली का एकीकरण यह गणराज्य के रूप में चाहता था, गणराज्य के रूप में चाहता था। जियोबर्टी या गिबर्टी यह इटली का एकीकरण पोप के नेतृत्व में चाहता था। किसके नेतृत्व में? पोप के नेतृत्व में। पोप पायस नवम था इस समय, पोप पायस नवम था। नेक्स्ट है काउर जो था, ये इटली का नेतृत्व है सार्डिनिया
सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में चाहता था। सार्डिनिया का जो शासक था 1849 में विक्टर एमेनुएल था। जो पिडमांट का शासक था। यह बहुत उदार और उदार था ये, और इटली के प्रति ईमानदार था, और इटली की जनता इसे ईमानदार राजा कहकर के बुलाती थी। नेक्स्ट देखिए, बात करें काउर की। काउर इटली के एकीकरण का महानायक इटली के एकीकरण का। इसकी जो पत्रिका है ये है इल रिसार्जिमेंटो। काउर का कथन है, हम चाहे या न चाहे हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है। फ्रांस पर निर्भर है, ये कथन किसका है? काउर का है। काउर को 1852 में सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसने ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली, फ्रांस और इंग्लैंड की। अब काउर की विदेश नीति है काउर की। क्रीमिया का युद्ध और काउर। क्रीमिया का युद्ध है 1854 का। क्रीमिया है, यह काला सागर के तट पर रूस व तुर्की के मध्य यह युद्ध हुआ। इंग्लैंड व फ्रांस ने तुर्की की मदद की। तुर्की की क्या करी? मदद की। अतः काउर ने भी तुर्की का साथ दिया। काउर के सेनापति ला मारमोरा के नेतृत्व में 15,000 सैनिक भेज दिए गए तुर्की की सहायता के लिए। क्रीमिया के युद्ध में काउर के सैनिकों को दलदली भूमि पर तैनात किया गया, और इसी कारण कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का निर्माण हुआ। क्रीमिया के कीचड़ में इटली का क्या हुआ? निर्माण हुआ। नेक्स्ट देखिए, 3 विचारधारा है इटली के एकीकरण के अंदर। मेजिनी है, यह इटली का एकीकरण एक गणराज्य के रूप में चाहता था। गियोबर्टी है, यह पोप के नेतृत्व में इटली का एकीकरण चाहता था। इस समय पोप पायस नवम था।
काउर है ये सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में इटली का क्या चाहता था, एकीकरण चाहता था। सार्डिनिया पिडमांट के अंदर ही सेवाय वंश का शासन था, जो इटली का मूल राजवंश था। 1849 के अंदर यहाँ का जो शासक था विक्टर एम्यूल था, ये बड़ा उदार और समझदार था और ईमानदार था, इटली के प्रति ईमानदार था और इटली की जनता इनको ईमानदार राजा के रूप में जानती थी या पुकारती थी। काउर जो है ये इटली के एकीकरण का महानायक कहलाता है, इंपोर्टेंट बात है। इनकी पत्रिका है ई रिसार्जोमेंटो। काउर का कथन है, चाहे या न चाहे हमारा भाग्य किस पर निर्भर है, फ्रांस के ऊपर निर्भर है। 1852 के अंदर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बनाया गया किसको, काउर को, और ऑस्ट्रिया को निकालने के लिए इटली से इसने विदेशी सहायता ली, फ्रांस और इंग्लैंड की। काउर की विदेश नीति है, युद्ध होता है क्रीमिया का युद्ध 1854 के अंदर। क्रीमिया काला सागर के तट पर स्थित है, रूस और तुर्की के मध्य यह युद्ध होता है। इंग्लैंड और फ्रांस ने तुर्की की मदद की, अतः काउर ने भी तुर्की क्या दिया, साथ दिया। काउर ने अपने सेनापति ला मारमोरा के नेतृत्व में 15,000 सैनिक तुर्की की सहायता के लिए भेज दिए और काउर के सैनिकों को दलदली भूमि पर तैनात किया गया और इसलिए कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ के अंदर नवीन इटली का क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्रीमिया के कीचड़ के अंदर नवीन इटली का क्या हुआ, तब निर्माण हुआ। आगे देखिए, आगे देखेंगे अपन। तो देखिए, युद्ध समाप्ति के बाद पेरिस सम्मेलन के अंदर, युद्ध समाप्ति के बाद पेरिस सम्मेलन, युद्ध समाप्ति के बाद पेरिस सम्मेलन मार्च 1856 में सार्डिनिया के प्रतिनिधि के रूप में काउर को आमंत्रित किया गया। सार्डिनिया के प्रतिनिधि के रूप में कौन जाता है, काउर जाता है। काउर को आमंत्रित किया गया। यहां पर काउर ने इटली समस्या को एक अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया, एक अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया। नेक्स्ट है क्रीमिया के युद्ध में काउर द्वारा फ्रांस का सहयोग करने पर नेपोलियन ने कहा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं। ये नेपोलियन के कथन है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। आगे देखिए, अब इटली के एकीकरण का प्रथम चरण देखते हैं। प्रथम चरण, 4 चरण हैं। प्रथम चरण, नेपोलियन तृतीय का सहयोग व लोम्बार्डी की प्राप्ति। लोम्बार्डी की प्राप्ति, पहला चरण देखिए, लोम्बार्डी की प्राप्ति। समझौता होता है कोलंबियस समझौता। कोलंबियस समझौता 14 जनवरी 1858, 14 जनवरी 1858 को कौन सा समझौता होता है, फ्रांस व इटली के मध्य। फ्रांस व इटली के मध्य यह समझौता होता है। यदि सार्डिनिया व ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध हुआ तो
समझौता क्या हुआ था? सार्डिनिया व ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध हुआ तो फ्रांस सार्डिनिया का सहयोग करेगा। बदले में फ्रांस को सेवाएं व नीस क्षेत्र मिलेगा और सार्डिनिया को लोम्बार्डी व वेनेशिया और पोप का राज्य मिल जाएगा। अब देखिए ऑस्ट्रिया व सार्डिनिया का युद्ध। ऑस्ट्रिया व सार्डिनिया का युद्ध 21 जून 1859 फ्रांस व काउर के मध्य प्लोम्बियर्स का गुप्त समझौता होने के बाद ऑस्ट्रिया व सार्डिनिया का युद्ध प्रारंभ हो गया। होने के बाद में क्या होता है? युद्ध होता है। 21 जून 1859 को फ्रांस और सार्डिनिया की संयुक्त सेना ने साल फरनो के युद्ध में 21 जून 1859 को साल फरीनो का युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। ऑस्ट्रिया हार गया। काउर ने फ्रांस की सहायता से लोम्बार्डी को ऑस्ट्रिया से मुक्त करा दिया। काउर ने फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया से लोम्बार्डी को क्या करवा लिया साहब? मुक्त करा दिया। लोम्बार्डी को मुक्त कराया। लोम्बार्डी को क्या करवा लिया? मुक्त करा लिया। देखिए युद्ध समाप्ति के बाद जो है पेरिस सम्मेलन हुआ 1856 के अंदर। सार्डिनिया का प्रतिनिधि जो है ये कौन बना? काउर बना और इसने इटली की समस्या को एक अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया। क्रीमिया में काउर द्वारा फ्रांस का सहयोग करने पर क्रीमिया के अंदर काउर द्वारा फ्रांस का सहयोग करने पर नेपोलियन ने कहा, काउर ने फ्रांस से सहायता मांगी और इस सहायता पर नेपोलियन ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ये नेपोलियन का कथन है, काउर को कहा गया था, यानी फ्रांस ने जो सार्डिनिया की सहायता के लिए कथन कहा था। अब प्रथम चरण देखिए एकीकरण का, लोम्बार्डी की प्राप्ति। प्लोम्बियस समझौता होता है 14 जनवरी 1858 को फ्रांस और इटली के मध्य, सार्डिनिया व ऑस्ट्रिया के मध्य ये समझौता हुआ था और इसके अंदर, इस समझौते के अंदर फ्रांस है ये किसका सहयोग करेगा?
फ्रांस जो है ये सार्डिनिया का सहयोग करेगा, यानी सार्डिनिया व ऑस्ट्रिया के मध्य अगर युद्ध होता है तो सार्डिनिया की सहायता कौन करेगा? फ्रांस करेगा। और बदले में फ्रांस को शेवाय व नीश के प्रदेश मिलेंगे और सार्डिनिया है इसको लोम्बार्डी, वेनेशिया और पोप का राज्य मिलेगा। ये प्लोम्बियर समझौता हुआ था। ऑस्ट्रिया व सार्डिनिया का युद्ध है यह 21 जून 1858 को फ्रांस व काउर के मध्य प्लोम्बियर्स का गुप्त जो समझौता हुआ था। गुप्त समझौता होने के बाद में जो ऑस्ट्रिया है इसने युद्ध की घोषणा कर दी थी सार्डिनिया के खिलाफ, और 21 जून 1859 को साल फरीनो के युद्ध के अंदर जो है फ्रांस और सार्डिनिया की संयुक्त सेना से कौन हार जाता है? ऑस्ट्रिया हार जाता है। और काउर ने फ्रांस की सहायता से लोम्बार्डी को ऑस्ट्रिया से क्या करवा लिया था? मुक्त करवा लिया था। और इसी प्रकार इटली को क्या मिल गया? लोम्बार्डी मिल गया, लोम्बार्डी की प्राप्ति हो गई। आगे देखिए, नेक्स्ट है युद्ध के समय नेपोलियन थर्ड, युद्ध के समय नेपोलियन थर्ड ने ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ के साथ ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ के साथ विल्फ्रेंका की संधि कर ली। विल्फ्रेंका की संधि, विल्फ्रेंका की क्या कर ली? संधि कर ली और युद्ध से अलग हो गया। युद्ध से अलग हो गया। इस संधि को काउर ने विल्फ्रेंका का विश्वासघात कहा। विल्फ्रेंका का विश्वासघात कहा। विल्फ्रेंका की संधि है, विल्फ्रेंका की संधि जो संधि है ये देखिए, विल्फ्रेंका की संधि है कब होती है? 11 जुलाई 1859 को, और होती किन किन के मध्य है? ऑस्ट्रिया और फ्रांस। ऑस्ट्रिया व फ्रांस के मध्य यह संधि होती है। शर्त क्या क्या रहती है? लोम्बार्डी सार्डिनिया को दे दिया जाए। 2 नंबर पे, परंतु वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का ही अधिकार हो। ऑस्ट्रिया का ही अधिकार हो। नेक्स्ट है मध्य इटली के राज्य परमा, मोडेना, टस्कनी। मध्य इटली के राज्य परमा, मोडेना, टस्कनी। परमा, मोडेना, टस्कनी। टस्कनी के शासकों को पुनः स्थापित किया जाए। ज्यूरिक की संधि है। ज्यूरिक की संधि 10 नवंबर 1859 को ऑस्ट्रिया, फ्रांस, सार्डिनिया के मध्य हुई थी। सार्डिनिया के शासक विक्टर एमुलन ने इस संधि के द्वारा विल्फ्रेंका की संधि को भी क्या कर लिया गया था?
स्वीकार कर लिया गया था। विल फ्रेंका की संधि को भी स्वीकार यहाँ पर कर लिया जाता है सार्डिनिया के द्वारा। अब दूसरा चरण इटली के एकीकरण का दूसरा चरण। मध्य इटली के राज्यों का विलय होता है। मध्य इटली के राज्यों का विलय होता है। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। काउर ने नीस व सेवाय के प्रदेश है। नीस व सेवाय का प्रदेश फ्रांस को देने का प्रस्ताव रखा। बदले में फ्रांस ने परमा, मेडोना, टस्कनी, वोल्गना, रोमाग्ना ने सार्डिनिया के साथ मिलने का निर्णय किया। सार्डिनिया के साथ मिलने का निर्णय किया। नेपोलियन ने नीस और सेवाय प्रदेश देने से नेपोलियन को नीस व सेवाय प्रदेश देने से गैरीबाल्डी नाराज हुआ, क्योंकि नीस जो है इसकी क्या थी? जन्म भूमि थी। नीस क्या थी? गैरीबाल्डी की जन्म भूमि थी। देखिए एक बार इसको समझते हैं, उसके बाद में तीसरा चरण पढ़ेंगे। नेपोलियन थर्ड है। नेपोलियन थर्ड, इसने ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ से विल फ्रेंका की संधि कर ली और युद्ध से अलग हो गया। ऑस्ट्रिया और जो सार्डिनिया के मध्य युद्ध हो रहा था उस युद्ध से अलग हो गया। काउर ने इसको विल फ्रेंका का विश्वासघात किया। विल फ्रेंका की संधि है 11 जुलाई 1859 को होती है। ऑस्ट्रिया और फ्रांस के अंदर क्या क्या शर्तें होती हैं? लोम्बार्डी है, ये किसको मिला? सार्डिनिया को दे दिया जाए और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का ही अधिकार रहे। मध्य इटली, परमा, मोडेना, टस्कनी आदि के शासकों को पुनः स्थापित किया जाए। अब है ज्यूरिख की संधि, ये होती है 10 नवंबर 1859 को ऑस्ट्रिया, फ्रांस और सार्डिनिया ने ज्यूरिख की संधि के द्वारा जो है विल फ्रेंका की संधि को स्वीकृति दे दी। अब देखिए दूसरा चरण, इटली के एकीकरण का दूसरा चरण। मध्य इटली के राज्यों का विलय होता है। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। काउर ने नीस व सिवाय फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया और फ्रांस ने परमा, मोडेना, टस्कनी, वोलागना, रोमाग्ना, सार्डिनिया के अंदर मिलने का निर्णय कर लिया गया। नेपोलियन को नीस व सिवाय के प्रदेश देने से गैरीबाल्डी नाराज हुआ, क्योंकि गैरीबाल्डी की जन्मभूमि नीस प्रदेश थी और गैरीबाल्डी कहता है कि मुझे अपने ही देश के अंदर विदेशी बना दिया। आगे देखिए अब है तीसरा चरण। तीसरा चरण है ये दक्षिणी इटली का एकीकरण होगा। दक्षिण इटली का एकीकरण होगा। नेपल्स व सिसिली का विलय हुआ। नेपल्स व सिसिली का विलय किया गया 1860 में।
1860 में। इसके लिए गेरिबाल्डी ने अपने 1000 लाल कुर्ती सेवकों के सहयोग से और इंग्लैंड के सहयोग से पहले सिसिली तथा बाद में नेपल्स पर क्या कर लिया, इसने अधिकार कर लिया। अब देखिए गेरिबाल्डी के प्रयासों से ही नेपल्स और सिसिली का विलय हुआ और टियानो नामक स्थान पर गेरिबाल्डी ने विक्टर एमेन्युअल को सिसिली व नेपल्स विक्टर को सौंप दिए गए टियानो नामक स्थान पर। फरवरी 1861 के अंदर सार्डिनिया की राजधानी तुरीन में एकीकृत इटली के राज्यों की घोषणा। इटली के राज्यों की क्या कर दी साहब, घोषणा कर दी। विक्टर को नवगठित इटली का सम्राट बना दिया गया। विक्टर ने गेरिबाल्डी को सम्मानित करने गेरिबाल्डी को सम्मानित करने के लिए बुलाया उपाधि देने का प्रस्ताव दिया गया और वह अपने द्वीप कैपिरा चला जाता है। यह कैपिरा द्वीप चला जाता है और कहता है कि देश सेवा स्वयं एक पुरस्कार है। देश सेवा स्वयं एक पुरस्कार है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये कथन किसका था, गेरिबाल्डी का था। 1 मार्च 1861 को पिडमांट सार्डिनिया का नाम बदलकर 1 मार्च 1861 को पिडमांट सार्डिनिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इटली कर दिया गया। अब देखिए चौथा चरण। वेनेशिया की प्राप्ति होगी। अब वेनेशिया की प्राप्ति होगी। सेडोवा का युद्ध हुआ। में यह युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य हुआ। ऑस्ट्रिया व प्रसा के मध्य। इस युद्ध में सार्डिनिया की सेना ने प्रसा का साथ दिया। सार्डिनिया ने प्रसा का सहयोग किया और प्रसा की विजय होती है इस युद्ध के अंदर। इसे 7 सप्ताहों का युद्ध भी कहते हैं। 7 सप्ताहों का युद्ध भी इसे कहा जाता है। प्रसा ने बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का बिस्मार्क था। इसने ऑस्ट्रिया के साथ प्राग की संधि की। ऑस्ट्रिया के साथ
कौन सी संधि की? प्राग की संधि की। वह इस संधि द्वारा, वह इसके द्वारा इटली को वेनेशिया प्राप्त हुआ। वेनेशिया प्राप्त हुआ। इसके बाद में सेडान का युद्ध है। देखिए, तीसरा चरण, दक्षिणी इटली का एकीकरण, नेपल्स व सिसिली। 1860 के अंदर गेरिबाल्डी ने 1000 लाल कुर्ती स्वयंसेवकों के साथ में नेपल्स और सिसिली पर अधिकार कर लिया और टियानो नामक स्थान पर सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर एमनेल को सिसिली और नेपल्स है, यह है उनके अधिकार क्षेत्र में दे दी गई। फरवरी 1861 में सार्डिनिया की राजधानी तुरीन के अंदर एकीकृत इटली के राज्यों की घोषणा की गई और एकीकृत इटली का शासक है विक्टर एमनेल को मान लिया गया। विक्टर ने गेरिबाल्डी को सम्मानित करने के लिए और उसको उपाधि देने के लिए बुलाया गया और यहाँ पर गेरिबाल्डी है, यह स्वक्षेत्र कैपिरा द्वीप पर चला जाता है और कहता है देश सेवा ही स्वयं एक पुरस्कार है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये किसका कथन था? गेरिबाल्डी का कथन था। 1 मार्च 1861 को पिडमांट सार्डिनिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इटली कर दिया गया। चौथा चरण देखिए, वेनेशिया की प्राप्ति। सेडोवा का युद्ध होता है 1866 के अंदर ऑस्ट्रिया और पर्सा के मध्य, जिसमें सार्डिनिया ने किसका साथ दिया था? पर्सा का साथ दिया था। पर्सा की विजय होती है। इस युद्ध को 7 सप्ताहों का युद्ध भी कहते हैं। पर्सा के बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया के साथ में प्राग की संधि होती है और इस संधि के द्वारा इटली को क्या प्राप्त होता है? वेनेशिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है सब? वेनेशिया प्राप्त होता है। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो देखिए, सेडान का युद्ध है। सेडान का युद्ध, सेडान का युद्ध 1870। इस युद्ध से किसकी प्राप्ति होती है? रोम की प्राप्ति होती है। रोम की प्राप्ति होती है। युद्ध होता है फ्रांस वर्सेस पर्सा के मध्य, यह युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर, इस युद्ध के समय नेपोलियन थर्ड ने पर्सा के विरुद्ध, पर्सा के विरुद्ध लड़ने के लिए रोम से अपनी सेनाएं बुला ली और साहब इटली ने इस पर अधिकार कर लिया। फ्रांस की पराजय का लाभ उठाकर, फ्रांस की पराजय का लाभ उठाकर सार्डिनिया के सम्राट विक्टर ने अपना सेनापति कैड्रोना के नेतृत्व में रोम पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया साहब? रोम पर अधिकार कर लिया। रोम पर अधिकार कर लिया और जनमत संग्रह द्वारा 1870 को रोम का विलय कर लिया गया इटली के अंदर। 2 जून 1871 में विक्टर है, यह
इटली की राजधानी रोम में जुलूस के साथ में प्रवेश किया और घोषणा की कि हम रोम आ गए हैं और अब यहीं पर रहेंगे, ये कथन किसका था? विक्टर एमनुएल का था। नेक्स्ट देखिए, मेरियट ने लिखा है, मेजिनी ने आत्मा, काउर ने मस्तिष्क, गैरिबाल्डी ने तलवार, और विक्टर ने शरीर बनकर इटली का एकीकरण पूरा किया। नेक्स्ट देखिए, सेडान का युद्ध 1870 के अंदर, और इस युद्ध से रोम की प्राप्ति होती है। फ्रांस और प्रशा के मध्य नेपोलियन थर्ड ने प्रशा के विरुद्ध लड़ने के लिए रोम से अपनी सेनाएं हैं ये वापस बुला ली, और यहाँ पर फ्रांस की विजय होती है इस युद्ध के अंदर। और सार्डिनिया के शासक विक्टर ने अपने सेनापति केड्रोना के नेतृत्व में रोम के ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, और जनमत संग्रह कराकर 1870 के अंदर रोम का विलय कर लिया गया इटली में। 2 जून 1871 में विक्टर है यह विशाल जुलूस के साथ में इटली की राजधानी रोम में प्रवेश किया और कहा, हम रोम आ गए हैं और अब यहीं रहेंगे। मेरियट है, इतिहासकार मेरियट है, इसने कहा, मेजिनी ने आत्मा, काउर ने मस्तिष्क, गैरिबाल्डी ने तलवार और विक्टर ने शरीर बनकर के इटली का एकीकरण पूर्ण किया। तो ध्यान में रखना है, इटली के एकीकरण में मेजिनी का क्या है? आत्मा, काउर का क्या है? दिमाग, गैरिबाल्डी की क्या है? तलवार, और विक्टर एमनुएल का क्या है? शरीर। ये आपको ध्यान में रखना है। मेजिनी का क्या है? आत्मा, काउर का क्या है? मस्तिष्क, गैरिबाल्डी की क्या है? तलवार, और विक्टर का क्या है? शरीर। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इटली के एकीकरण में मेजिनी को क्या कहा गया, तो इटली के एकीकरण की आत्मा है ये मेजिनी को कहा गया। इटली के एकीकरण का मस्तिष्क है काउर को कहा गया। इटली के एकीकरण की तलवार है यह गैरिबाल्डी को कहा गया, और इटली के एकीकरण का शरीर है यह विक्टर एमनुएल को कहा गया। आगे देखिए, आगे देखेंगे तो देखिए गैरिबाल्डी के अंदर 1-2 बातें हैं और देख लेते हैं। गैरिबाल्डी था, ये नीस का किसान था। नीस का क्या था साहब? किसान था। इसका कथन है, काउर को कहता है यह, काउर को, कि तुमने मुझे अपनी मातृभूमि पर विदेशी बना दिया। नेक्स्ट है फिलिप्स, इतिहासकार फिलिप्स का कथन है, एक राष्ट्र के रूप में इटली काउर की देन है।
काउर की देन है। इटली के एकीकरण के बाद पोप के साथ संबंध तय हुआ। पोप के साथ संबंध तय हुआ 1871 में लॉ ऑफ पेपाल गारंटीज नामक कानून पास हुआ। कानून बना। इसके अनुसार पोप को स्वतंत्र शासक मान लिया गया। पोप को क्या मान लिया गया साहब? स्वतंत्र शासक है, यह मान लिया गया। गेरिबाल्डी है, ये नीस का किसान था। इसका कथन है, काउर तुमने मुझे अपनी मातृभूमि में ही क्या बना दिया? विदेशी बना दिया। फिलिप्स का जो कथन है ये देखिए, एक राष्ट्र के रूप में इटली जो है काउर की देन है। एकीकरण के बाद में पोप के साथ में संबंध तय हुए 1871 के अंदर लॉ ऑफ पेपाल गारंटीज नामक कानून पारित किया गया। इस कानून के तहत पोप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में मान लिया गया। तो ये जो बातें थी ये आपकी इटली के एकीकरण के संदर्भ में बातें थी। अगली जो क्लास होगी अपनी ये होगी जर्मनी के एकीकरण के बारे में। धन्यवाद।